गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 24 एंड सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लास्ट वीडियो में हमने करा था कि कैसे सर्टेन और अनसर्टेन गुड्स जो है वो पास होते हैं, कब पास हो सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 24 की, जो बात करता है गुड्स डिलीवर्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अभी गुड्स डिलीवर्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अभी सेल और रिटर्न बेसिस का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी मान लो बायर ने सेलर से एक कार ली, ठीक है। अभी बायर ने सेलर से एक कार जो है वो खरीद ली। अभी यहाँ पर जो बायर है वो कहता है कि मैं इस कार को 7 दिन के लिए यूज करके देखूंगा, अगर मुझे ये कार अच्छी लगी, अगर मैंने इसको अप्रूव कर दिया तो सेल हो जाएगी। अगर नहीं अच्छी लगी मुझे तो आई विल रिटर्न दैट कार टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल और रिटर्न, ठीक है, कि अगर बायर ने अप्रूवल दे दिया तो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ही विल रिटर्न द गुड्स और प्रॉपर्टी जो है वो पास नहीं होगी। तो ये होता है गुड्स डिलीवर्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है इन द केस ऑफ सेल और रिटर्न, कि प्रॉपर्टी जो है वो है, जो प्रॉपर्टी है वो कब सेलर से बायर को ट्रांसफर होगी, फ्रॉम द डे जिस दिन वो ऑन ट्रायल बेसिस उस प्रोडक्ट को लेके गया उस दिन से, या जिस दिन उसने अप्रूव किया उस दिन से, या किसी और दिन से। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या राइज होता है यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को कब ट्रांसफर होगी, दैट व्हेन प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। तो अब यहाँ पर जो सेक्शन 24 है वो इसके बारे में बात करते हैं। Now section 24 क्या कहते हैं, that when goods are delivered to the buyer on approval or on seal or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer। अच्छा, अभी मैंने इसको पॉइंट्स में करा है, ए को भी हम 2 पॉइंट्स में करेंगे एंड बी को भी हम 2 पॉइंट्स में करेंगे। The first one, when buyer signifies to seller that he has approved the goods। तो जब वो अपना अप्रूवल या अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो बायर को दे देता है तो उस केस में कब पास होते हैं। देखो, अगर जो बायर है वो गुड्स लेके गया तो जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस का नोटिस सेलर को दे दिया कि उसने जो गुड्स है उनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसी टाइम पे जो गुड्स हैं वो पास हो जाती हैं फ्रॉम सेलर टू बायर। इसे एक एग्जांपल से करते हैं। अभी मान लो मिस्टर ए इज सेलर एंड मिस्टर बी इज बायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो ए है वो 1 जैन 2023 को जो गुड्स है, यानी कि ये जो कार है वो बायर से लेके गया ऑन 8 डेज ट्रायल बेसिस, कि अगर 8 दिन मैं इस गुड को ट्राई करके देखूंगा, अगर मुझे कार अच्छी लगी तो आई विल टेक इट, अदरवाइज आई विल रिटर्न इट टू यू। तो अभी 4 जैन को जो मिस्टर बी है उसने अप्रूवल दे दिया कि मुझे गाड़ी अच्छी लगी। तो अब यहाँ पर जो गुड्स है वो पास किस दिन होंगी, 4 जैन 2023 को जो कार है वो पास हो जाएगी। यहाँ पर ना ही तो उस डेट को होगी जिस दिन वो उसे लेके गया होगा, और ना ही उस दिन को होगी जिस दिन उसका जो टाइम है वो खत्म होना है। वो किस दिन होगी, वो उस दिन होगी जिस दिन उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी जो सेक्शन है वो क्या कह रही है, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल। तो जिस टाइम पे उसने अपना अप्रूवल दे दिया उसी टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर। नाउ सेकेंड क्या कहता है, ठीक है, when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा एक्ट कर लेता है जिससे ये चीज पता चलती है कि जो बायर है उसने उस ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, उस टाइम की जो बायर जो प्रॉपर्टी है वो पास हो जाती है। अभी फॉर एग्जाम्पल उसने कोई रीसेल कर दी है या उस गाड़ी को मॉर्टगेज कर दिया है, तो उससे भी मतलब उसने वहां पे कुछ ऐसा एक्ट कर लिया है जिससे ये चीज पता चलती है कि उसने उस ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो जिस टाइम पे वो ऐसा एक्ट करता है उस टाइम से भी जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को पास हो जाती है, ठीक है। अभी वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 8 दिन के अप्रूवल के लिए वो गाड़ी लेके गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 जैन को उसने वो गाड़ी जो है वो देखिए सेल कर दी सी को, तो 6 जैन को ही जो प्रॉपर्टी थी वो मिस्टर ए से बी को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि सेलर से बायर को जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी।
अभी ये हमारा क्लॉज ये था। अभी क्लॉज बी क्या कह रहे हैं, इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर। अब यहाँ पर अभी फर्स्ट वन में तो वो अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दे रहा था, क्या कुछ ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे हमें पता चल रहा था कि उसने जो सेल है उसे मतलब मान लिया है और उसने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली he was approving the transaction। पर यहाँ पर क्लॉज बी के कहता है कि अगर वो अप्रूवल भी नहीं दे रहा, एक्सेप्टेंस भी नहीं दे रहा सेलर को, पर गुड्स को रिटेन करके रखता है विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, तो उस केस में भी जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। कब कब, अभी अगर जो बायर है वो सिग्निफाई भी नहीं कर रहा अपना अप्रूवल, ना ही उसने रिजेक्ट किया है, तो उस केस में अगर तो टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, कि अगर मान लो 8 दिन के अप्रूवल के लिए वो ये गाड़ी लेके गया था, तो यहाँ पर टाइम क्या है, फिक्स है कि अगर 1 जैन को वो लेके गया था और 8 जैन तक अगर उसने अप्रूव नहीं किया, ठीक है, और रिजेक्ट भी नहीं किया, तो जो प्रॉपर्टी है वो पास हो जाएगी फ्रॉम बायर टू सेलर एट द एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स्ड टाइम। तो 8 जैन जब एक्सपायर हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो फिक्स टाइम है उसके एक्सपायर होने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब अगर वो एक्सप्रेसली अप्रूव नहीं करता और एक्सप्रेसली रिजेक्ट भी नहीं करता, तो इम्प्लाइडली उसने अप्रूव कर लिया है, यही माना जाएगा। सेकेंडली, अगर टाइम फिक्स नहीं है, अगर तो फिक्स है टाइम तो ठीक है, अगर टाइम फिक्स नहीं है, उस केस में जो रीजनेबल टाइम है उसके एक्सपायर होने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। अभी देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें तो टाइम फिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता। तो भी उन केसेस में ये तो नहीं हो सकता एटर्निटी तक यू आर वेटिंग कि वो जब मर्जी आके आपके गुड्स को रिटर्न कर जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जहां पे टाइम फिक्स नहीं होता वहां पे भी कुछ रीजनेबल टाइम होता है, और उस रीजनेबल टाइम के एक्सपायर होने के बाद जो गुड्स हैं वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इस सेक्शन को अगर हम पढ़ लें, दैट इफ इट डज नॉट सिग्निफाई द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड, then on the expiration of such time, and if no time has been fixed, then on the expiration of a reasonable time. Now this was our section 24. Now moving to section 26. अब section 26 पे कहते हैं कि unless otherwise agreed, अगर आप कुछ और अग्री कर रहे हो तो वो अलग केस है, बट अगर कुछ और अग्री नहीं किया गया तो जो गुड्स हैं वो सेलर के रिस्क पे रहते हैं जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती। अगर प्रॉपर्टी जब तक सेलर से बायर को ट्रांसफर नहीं होती तो जो गुड्स हैं वो सेलर के रिस्क पे रहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी पोजेशन किसी की भी हो, चाहे इवन अगर बायर की पोजेशन में भी है, लेकिन अगर ओनरशिप सेलर की है तो जो लॉस है वो सेलर का ही होता है। बट जब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है बायर को, तो गुड्स बायर के रिस्क पे हो जाते हैं, चाहे डिलीवरी हुई है नहीं हुई है, चाहे अगर सेलर की पोजीशन में है तो भी। मतलब इन शॉर्ट कि जिसकी ओनरशिप होती है रिस्क भी उसी का होता है, दैट इज रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। नाउ इसकी एक प्रोविजन दी गई है, ठीक है, कि अगर डिलीवरी जो है वो डिले हुई है किसी पार्टी की वजह से, मतलब अगर बायर या सेलर की वजह से डिलीवरी डिले हुई है, तो उस केस में जिसकी वजह से डिलीवरी डिले हुई होती है, जो पार्टी एट फॉल्ट होती है, लॉस उसी का होता है। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पर जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है। तो अब यहाँ पर जो सेलर है ही इज रेडी एंड विलिंग टू डू द डिलीवरी, बट यहाँ पर बी जो है वो डिलीवरी डिले कर रहा है। तो अगर ये कार डैमेज हो जाती है या इसका कोई लॉस हो जाता है, तो जो लॉस है वो किसका होगा, बी का होगा। इवन यहाँ पर जो ओनरशिप है वो सेलर की ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी तक पास नहीं हुई है, ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन डिले हो रहा है ऑन द फॉल्ट ऑफ बायर। सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डू द डिलीवरी, बट बायर यहाँ पर नहीं ले रहा, तो फॉल्ट पे कौन है, बायर है। तो यहाँ पर इस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो लॉस है वो बायर का। और एक और प्रोविजन है कि अगर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज जो सेलर और बायर के एज बेली है वो एज इट इज ही रहेगी। मतलब कि अगर जो ओनरशिप है वो सेलर की है
मतलब अगर पोजेशन जो है, ओनरशिप जो है वो सेलर की है और पोजेशन बायर की है, जो गुड्स है वो बायर के पोजेशन में है, तो वहां पर जब तक बायर के पास ओनरशिप नहीं आ जाती तब तक जो बायर है वो एज अ बेली एक्ट करता है। तो बेली की जो कुछ ड्यूटीज होती हैं वो जो है वो बायर पे पूरी के पूरी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। So this was our concept of section 24 and 26. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me in the comments, and I hope you like my video. Do subscribe and like my video for more such topics. Thank you guys.